अच्छा भाई, सभी को ही सबसे पहले तो जय श्री श्याम भाई। और आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी क्लास में ज़बरदस्त भी होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हम कर रहे थे क्या, सभ्यताएं। और सभ्यताओं में हमने अभी तक कितनी सभ्यताएं कर ली हैं? दोनों सभ्यताओं को हमने चित्रात्मक रूप से भी पढ़ा है और व्याख्यात्मक रूप से भी पढ़ा है। और इसी तरह इसी क्रम के अंदर हम आज करने वाले हैं अपनी तीसरी सभ्यता। और तीसरी सभ्यता जो है वो क्या है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता भी हम चित्रात्मक और व्याख्यात्मक ही पढ़ेंगे। हालांकि गणेश्वर से ज़्यादा कुछ सामग्रियाँ प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं डायग्राम बनाकर आपको क्या है कुछ चीज़ें क्या करूँगा, समझा दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं, देर नहीं करते। और आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? गणेश्वर सभ्यता। सबसे पहली बात तो देखो, गणेश्वर सभ्यता की चर्चा करें तो गणेश्वर सभ्यता जो है वो राजस्थान के अंदर, ध्यान रखिएगा, एक क्षेत्र है जिसका नाम है नीम का थाना। क्या नाम है भाई? नीम का थाना। और ये नीम का थाना जो है ये अभी वर्तमान में किस जिले के अंदर आता है? सीकर जिले के अंदर आता है। इसका मतलब ये सभ्यता स्थल जो है वो हमारा राजस्थान के किस जिले में है? सीकर जिले के अंदर है। ठीक है ना? तो सीकर सीधा याद रख लीजिए या नीम का थाना भी याद रख लीजिए। हालांकि अभी इससे पहले जब 50 जिले बनाए गए थे तो उस दौरान एक नीम का थाना भी क्या बना दिया गया था? जिला। लेकिन याद रखिएगा वो वर्तमान में वापस किसके अंदर काउंट हो गया है? सीकर के अंदर काउंट हो गया है। तो थोड़ा इस हिसाब से पढ़ना, ठीक है ना। दूसरी बात हम बात करें कि सर यहाँ और क्या चीज़ें हैं, तो अपने पहले गणेश्वर सभ्यता के बारे में यूं देख लेते हैं कि उसको किन किन नामों से बुलाया जाता है, किन किन नामों से पुकारा जाता है। इससे पिछली बार के पेपर के अंदर भी लगभग कई क्या है क्वेश्चन पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों में ज़्यादातर क्या है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि ताम्र संचयी संस्कृति क्या है। देखो पता है क्या, कई बार है ना जब इस तरह का क्वेश्चन आता है कि ताम्र संचयी संस्कृति क्या है, तो वहाँ ऑप्शन में है ना आहड़ भी डाल देता है। तो अपना दिमाग काम करना शुरू क्या है, फिर यहाँ शुरू कर देता है कि यार ये संचयी तो ताम्रयुगीन तो आहड़ भी है, ये भी है। लेकिन आप गौर से देखो, ये कह रहा है ताम्र संचयी, कि भी तांबे का संचय किसने करना शुरू किया। तो पता है क्या, आहड़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि आहड़ का ऊपरी स्तर जो है ना, उसके ऊपरी स्तर पर लोहे के भी प्रमाण मिले हैं। ध्यान रखना, ऊपरी स्तर मतलब मैंने कहा था ना सभ्यताएं दबती रहती है तो उसके परतें बनती हैं, स्तर बनते हैं, ठीक है ना। तो उसके ऊपरी स्तर पर लोहे के भी प्रमाण मिले हैं। 79 के आसपास शायद उपकरण जो है वो हमें मतलब है ना आहड़ से प्राप्त हुए हैं लोहे के। लेकिन दिक्कत ये है कि उसको ताम्रवती नगरी बोला जाता है, ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन संचयी नहीं जाना जाता। संचयी का मतलब जहां पर तांबा पहले से क्या है, संचयी किया हुआ है। और आपको गणेश्वर के बारे में ये पता लगेगा कि ये माना जाता है कि गणेश्वर के जो लोग थे अपने आप में, वो गणेश्वर वाले जो लोग थे वो तांबा जो है ना सिंधु सभ्यता को क्या किया करते थे, निर्यात किया करते थे। मतलब गणेश्वर वाले लोगों का जो तांबा है वो कहाँ जाया करता था? सिंधु के स्थलों पर जाया करता था। तो इसलिए ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। और ये किसका नाम है भैया? गणेश्वर का। दूसरी बात कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। देखिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्यों कहा जाता है, इसका क्या रीजन है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मैं आपको बताऊं, देखो हमें तांबा कहां से प्राप्त हुआ, पहले तो ये बताओ। आहड़ से मिला क्या नहीं मिला? ठीक है अभी आहड़ से मिला। अच्छा गिल्लूड़ से मिला क्या नहीं मिला, ये बताओ। राजसमंद गिल्लूड़ से भी मिला क्या नहीं मिला? ठीक है ना। फिर अगर मैं बात करूं तो अगर अपने बात कर लेते हैं कि दूसरे और स्थलों से भी, कोई भी स्थल हो सकते हैं, उनसे भी मिला। लेकिन अपने एक बार दो को लेके चलते हैं। तो देखो तांबा तो यहां भी मिला, तांबा यहां भी मिला, और अब मैं बात कर रहा हूं तांबा कहां मिला? गणेश्वर में भी मिला। यहां तक कि तांबे की चूड़ियां तो हमें कहां से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से भी हुई हैं। ध्यान रखिएगा, तांबे के कई उपकरण जो हैं वो हमें कालीबंगा से भी मिले हैं। तो ये तो इसका मतलब तो ये अपने आप में क्या है, तांबा तो सभी जगह मिला है। तो इससे ही ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्यों कहा? कि आपको ये समझो कि देखो इसका जो तांबा था, इसका जो तांबा था और इसका जो तांबा था, इन सभी तांबों का क्या हुआ, कालक्रम निकाला गया। क्या निकाला गया? कि भी कौन सा पुराना है। अब जब कालक्रम निकाला गया तो ये देखा गया कि बाकी सभ्यताओं का तांबा इतना पुराना नहीं था जितना किसका पुराना था? गणेश्वर का। अब एक बात बताओ, अगर सबसे पुराना तांबा भारत के अंदर किसी भी सभ्यता में नहीं मिल रहा, केवल कहां मिल रहा है? गणेश्वर में मिल रहा है, तो गणेश्वर बाकी सभ्यताओं की क्या हो गई? मां हो गई। मां वो भी किन सभ्यताओं की? तांबे वाले सभ्यताओं की। इसीलिए यह नाम दिया गया कि भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या है, ये जननी है। कारण क्योंकि सबसे पुराना तांबा जो है वो हमें कहां से प्राप्त होता है भाई? गणेश्वर से प्राप्त होता है। क्लियर है बात? तो अब इसको वो बदल सकता है
और वो यूं भी पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से सबसे प्राचीन तांबा कहां से प्राप्त हुआ या सबसे पुराना तांबा कहां से मिला। अपने ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी पढ़ते रहते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा सबसे पुराना तांबा मिला। और दूसरा ये कि गणेश्वर में जो तांबा मिला है ना, उसके बारे में ये कहा जाता है कि लगभग 99% क्या है, शुद्ध है। ध्यान रखिएगा 99% क्या है, शुद्ध है। हालांकि कई किताबें अलग अलग आंकड़ा देती हैं, 97.99% भी देती हैं, ठीक है ना, तो वो लगभग 98% हो गया इसका, लेकिन 99% माना जाता है कि वो क्या है, शुद्ध तांबा हमें यहाँ से क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन इसको ज्यादा पूछा नहीं गया। यहां तक थोड़ा ध्यान रखिएगा जो मैंने अभी बताया कि सबसे प्राचीन है। दूसरी बात कि अब आपके बात समझ में आ गई कि सर सबसे पुराना तांबा मिला है, सबसे मतलब बना प्राचीन तांबा हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है, तो फिर ये कहा किसने है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब है और ये पेपर में आने लगेगा, क्योंकि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तो सभी जानते हैं कि गणेश्वर है, लेकिन सवाल ये बनता है कि कहा किसने। जैसे कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा जाता है, तो अपने ये मायने नहीं रखते तीसरी राजधानी कहा जाता है, हमने यहां रट्टा मारने लग गए कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा, दशरथ शर्मा ने कहा, तो ये किसने कहा, ठीक है ना। तो यहां याद रखिएगा ये कहा डॉक्टर विजय कुमार ने। ध्यान रखिएगा, याद है ना, मैंने राजस्थान का एक व्यक्ति पुरातत्व, ठीक है ना, वेत्ताओं के साथ नियुक्त किया गया था, कौन थे वो, विजय कुमार। डॉक्टर विजय कुमार ने इस तांबे को देखकर और इस तांबे का पुरानापन देखकर ही इस सभ्यता को क्या कहा था, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा था। तो दो फैक्ट आते हैं, एक तो ये कि सिंधु सभ्यता को तीसरी राजधानी किसने कहा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा। और अगर बात करें कि गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसने कहा, तो किसने कहा, डॉक्टर विजय कुमार ने कहा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पुरातत्व का पुष्कर, ठीक है ना। पुरातत्व का पुष्कर इसको क्यों कहा जाता है भाई, ये नाम जो है एक बार मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये नाम काट देते हैं एक बार, है ना, ये नाम काट दे, तो इसको इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे हम, क्योंकि ये नाम यहाँ नहीं आना चाहिए था, गलती से टाइप कर दिया गया होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि इस सभ्यता का जो स्थल हमें प्राप्त हुआ है गणेश्वर वाला, ये किस नदी के किनारे पर मिला है। तो ये हमें किस नदी के किनारे पर मिला है, कांतली नदी के किनारे पर मिला है। तो मैं थोड़ा सा डायग्राम ले लेता हूं कांतली नदी वाला, और फिर उसके हिसाब से मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। ये देखिए, ये 3 जिले हैं, और शायद आपको राजस्थान के जिलों का नॉलेज है, तो आप अच्छी तरह बता देंगे ये कौन सा जिला है, चूरू, ये कौन सा जिला है, झुंझुनू, और ये कौन सा जिला है, सीकर। ये 3 जिले हैं, और सच्चाई यही है कि इन 3 जिलों के आधार पर ही मैं आपको इस सभ्यता के बारे में बताऊंगा। अब आप एक बात समझ गए कि मैं बात कर रहा हूं सीकर की, मैं बात कर रहा हूं किसकी, झुंझुनू की, मैं बात कर रहा हूं किसकी, चूरू की। ये 3 जिले हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये कौन सा जिला है भैया, चूरू जिला है। ये कौन सा जिला है भैया, झुंझुनू जिला है, ठीक है ना, झुंझुनू जिला है, ठीक है। और ये बात करूं तो ये कौन सा जिला है भैया, सीकर जिला है, ये सीकर जिला है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां पर, तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं अपने, ठीक है ना, और चर्चा करते हुए इसको थोड़ा सा लेते हैं ना, ये लोग चर्चा करते हैं। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, यहां पर इधर वाली साइड में यूं मान के चलिए एक पहाड़ियां हैं यहां पर, ये जिन पहाड़ियों को सीकर के अंदर क्या कहा जाता है, खंडेला की पहाड़ियां। क्या कहा जाता है, खंडेला की पहाड़ियां, साहब ध्यान रखिएगा ये। और इन्हीं पहाड़ियों से ध्यान रखिएगा एक नदी निकलती है, और ये नदी अपना जल जो है लेकर जाती है झुंझुनू जिले में, और इसको झुंझुनू जिले के अंदर से ये झुंझुनू जिलों को 2 बराबर भागों में बांटती हुई क्या हो जाती है, आ जाती है। और यहां पर निशान लिया है, चलो मैं निशान की तरफ ही ले लेता हूं ताकि आप पजल ना हो, ठीक है ना। ये लीजिए, ये पहाड़ी है, ठीक है, ये खंडेला की क्या है, पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ियों से एक नदी निकल रही है। ये नदी जो है वो अपना जल जो है वो क्या है, यहाँ किस में लेकर आती है, झुंझुनू के अंदर लेकर आती है, और झुंझुनू के अंदर लेकर आकर ये अपना जल जो है इस तरह सीकर के से लेकर आते 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 चूरू की सीमा पर जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और ये चूरू की सीमा पर कहाँ समाप्त होती है, एक गांव है जिस गांव का नाम क्या है, मंडरेला। चिंता मत कीजिए, मैं भी चीजें क्या है खोजता हूं केवल कि भी किस तरीके से मैं मेरी चीज को और अधिक प्रदर्शित करने का प्रयास करूं, अच्छा प्रदर्शित करने का प्रयास करूं। ये मंडरेला गांव जो है, इस मंडरेला गांव में आकर ये नदी समाप्त हो जाती है, और यही नदी किसके नाम से जानी जाती है, कांतली नदी। ध्यान रखना है, किसके नाम से जानी जाती है। अब ध्यान रखना, इस कांतली नदी के, ठीक है ना, किनारे पर जब ये ऐसे बहती है ना, तो यहीं पर हमें सीकर के अंदर
ठीक है ना। यहीं पर हमें सीकर के अंदर एक सभ्यता प्राप्त होती है, जिस सभ्यता को हमने नाम दिया है क्या भैया, गणेश्वर सभ्यता। क्या नाम दिया है? अब ये नदी जो है ना, वो जो चूरू को 2 बराबर भागों में बांटती, सॉरी झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती है और चूरू की सीमा पर जाकर क्या हो जाती है, समाप्त। अब मैं आगे तो ले जा नहीं सकता इसको, क्योंकि आप जानते हो चूरू में तो कोई क्या नहीं है, नदी नहीं। यार मैं आगे लेके चला गया तो फिर तो एक फैक्ट बदल जाएगा कि भी चूरू में भी क्या है, नदी है। तो इसलिए मंडरेला गांव में यहाँ जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ध्यान रखना। अब ये चीज और एक फैक्ट है कि भी झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक फैक्ट और है कि भी ये जो गणेश्वर सभ्यता ये किस नदी के किनारे पर हो गई, कांतली नदी के किनारे पर हो गई। तो अब यहां ध्यान रखना कि ये कांतली नदी के किनारे पर है। जो कांतली नदी, ठीक है ना, कौन सी पहाड़ियों से निकलती है भैया, खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। और ये खंडेला की पहाड़ियां किस जिले के अंदर है भैया, खंडेला की पहाड़ियां सीकर के अंदर है। क्लियर है बात यहां तक भाई? चलिए ठीक है, अब समझ में आ गया कांतली नदी है। अब मैं यहीं पर क्या करूंगा, डायग्राम को लेकर चलूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको वापस क्या है, खंडेला की पहाड़ियां बना रहा हूं, तो मैं उसके बेस पर क्या कर रहा हूं, अब आपको चित्र बनाकर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये क्या है, खंडेला की पहाड़ियां हैं, ठीक है ना। अपने सीधी बात करते हैं इसमें, है ना। अब क्या है, यहां से एक नदी निकलेगी और वो नदी जो है, वो मैं क्यों निकलवा रहा हूं, बताना को तो मैंने वहीं बता दिया, यहां क्यों बता रहा हूं अब, क्योंकि आपको यहां से मैं इसके फैक्ट बताने शुरू करूंगा तो आपको ये समझ में आएगा। जैसे ये नदी जो है ना, इस तरह निकलती है भाई ये, ठीक है ना। ये अब देखो ये, अब ये नदी निकली तो क्या हुआ, ये जल लेके आई भाई, ठीक है ना। अब जल लेके आई तो ये जल जो है वो आगे बहा और इसी नदी के किनारे पर हमें कौन सी सभ्यता मिल गई भैया, गणेश्वर सभ्यता मिल गई। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो समझना कि यहां पर आपको एक चीज थोड़ी सी समझनी है, और वो ये है कि गणेश्वर सभ्यता जब हमें पढ़ाई जाती है तो उसमें एक चीज बताई जाती है, ये बताई जाती है कि यहां पर गणेश्वर सभ्यता इस नदी के किनारे पर विकसित हुई, ठीक है ना। लेकिन जब क्या है, हम इस नदी के किनारे पर विकसित सभ्यता को पढ़ रहे हैं, मैं एक बार यूं ही बना रहा हूं, ये बस्ती सी बना रहा हूं, ठीक है ना, कि कुछ घर बने हुए हैं, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है, ये लो, इनके घर हो गए, ये बस्ती सी हो गई, है ना ये। अब पता क्या है भाई, ये जो बस्ती यहाँ बनी हुई है, तो पहले यहाँ पर जब खोजबीन हुई, चीजें यहाँ पर मतलब ना मिलनी शुरू हुई, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ देखा कि इस जगह पर जो है वो इनको क्या हुआ, पत्थर के बांध मिले। कई बार सवाल आता है कि पत्थर के बांध हमें किस सभ्यता के अंदर मिले भैया, तो किस में मिले, गणेश्वर में। फिर एक सवाल आता है कि यहाँ के मकानों का निर्माण किससे किया गया, तो देखो कितनी अजीब बात है, मकान जो है वो किससे बने हुए हैं, पत्थर के बने हुए हैं। देखो मेरी सभ्यताओं का कराने का क्रम एक जबरदस्त है, आपको लगेगा ये अच्छा, इसका एक रीजन है क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं। मैंने पहली सभ्यता कराई कच्ची ईंटों वाले मकान, कालीबंगा था लेकिन शहरी थी। फिर दूसरी कराई, कच्ची ईंटें तो हैं लेकिन सभ्यता क्या है, ग्रामीण। तीसरी कराई, इसके अंदर कच्ची ईंटें नहीं, ठीक है ना, अब क्या आ गया, पत्थर आ गए इसके अंदर, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को दिमाग में रखोगे तो याद होगा। दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट कि मकान पत्थर के बने हैं, पत्थर के बांध बने। अब पता क्या, इतनी चीज केवल अगर समझा के नहीं, केवल सुनकर और फैक्ट के आधार पर हम नोट्स में देखकर पढ़ के छोड़ दें तो एक अलग बात है, लेकिन अब अगर इसको समझोगे तो आपके समझ में आएगा ये पत्थर के बांध क्या है। तो अब आप यहां पर ध्यान दो कि ये ऐसा माना जाता है कि ये जो कांतली नदी है जो खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, ये पहले के टाइम में इस कांतली नदी का प्रवाह जो था ना बहुत तेज था, ध्यान रखना है। और इसे क्या है, नित्य प्रवाही नदी बोला जाता था। इसको क्या कहा जाता था, लगातार बहने वाली नदी, ये ध्यान रखिएगा। नित्य प्रवाही नदी के नाम से इसे क्या किया जाता था, जाना जाता था, ठीक है ना। ये खंडेला की पहाड़ियां। अब क्या हुआ, जब इसका पानी जो है, ठीक है ना, इसका पानी जो है वो बड़ी तेजी से निकला करता था, तो क्या था, वहां के रहने वाले जो लोग थे ना, वो क्या थे, अपने आप में उसके किनारे पर रह नहीं सकते थे। कैसे कि यहां से पानी आता ना बड़ी तेजी से, तो वो पानी तेजी से आता तो यहाँ कटाव से बाहर निकल जाता था, ऐसे बाहर निकल जाता, तो साइड के अंदर बस्ती क्या नहीं हो पाती थी, बस नहीं पाती थी। तो उनको लगने लगा यार ये क्या है कि रोज रोज तो नहीं आती है बाढ़, लेकिन कल को 10 साल बाद भी आ जाए तो मकान तो गया क्या नहीं गया उनका। तो इसीलिए क्या था कि उन्होंने है ना इसका इलाज देखा, तो इलाज करने के लिए इन्होंने कहा यार क्या करें यार, इलाज समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो इसका कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा ना। तो इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने क्या किया कि इस पूरी जो नदी का प्रवाह क्षेत्र था ना, इस प्रवाह क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े पत्थर रखने शुरू कर दिए, और वो भी इस तरीके से रख दिए इन्होंने, एक इधर, एक किधर, इधर, एक किधर, इधर,
ठीक है ना, एक किधर भैया, इधर। अब ये जो बड़े बड़े पत्थर जो हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर क्या है पड़े हैं, अब क्या होता था कि इन पत्थरों के कारण जो वो पानी बहुत तेजी से आता था ना, इनसे टकरा कर जब आगे जाता था तो उसका प्रवाह क्या हो जाता था, कम हो जाता था। और इस तरह से ये जो क्षेत्र है अपने आप में क्या हो गया, सिक्योर। और अब जब आप सोच के देखो, जो चीज पानी को रोकती है उसे आप क्या कहते हो, उसी को ही आप क्या कहते हो, बांध कहते हो। अब आपको लगा कि भाई साहब यहाँ पर तो क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं चला रखी होगी इनकी सरकारों ने, और यहाँ बड़े बड़े क्या बना रखे होंगे, बांध बना रखे होंगे। बांध ऐसे नहीं है, ऐसे हैं बांध। अगर बांध इनको बनाने आते होते ना, तो आज आप एक नया फैक्ट और पढ़ रहे होते कि हिंदुस्तान के अंदर गणेश्वर सभ्यता के लोग सबसे पहले बांध निर्माण प्रणाली को क्या करते थे, जानते थे। और हालांकि ये फैक्ट तो है, बांध तो बनाना आता था, लेकिन बांध इस तरह बनता है। आज भी मुझे याद है जब घग्गर के अंदर पानी ज्यादा बढ़ गया था और जंक्शन में पानी आने का खतरा हो गया था, तो आपको ध्यान हो तो वहां पर लोगों ने, ठीक है ना, सीमेंट के जो कट्टे थे उनमें रेत भर भर कर उनको लगाने का प्रयास किया था, और साथ ही साथ बड़े बड़े पत्थर लगाने वहां क्या कर दिए थे शुरू। कारण क्योंकि पानी का तेज बहाव वो क्या करते हैं, रोक लेते हैं। तो बस उसी को बांध ही तो बोलते हैं कि जो चीज किसी को रोक ले। और इस तरह के ये जो है वो आपके पत्थर के क्या है भाई साहब, बांध है। ध्यान रखना, ये पत्थर जो है, ये पत्थर ही यहां पड़कर देखो कितनी अजब बात है ना, कि एक पत्थर गली में पड़ा है और एक पत्थर, ठीक है ना, कहाँ है, नदी में पड़ा है। तो नदी वाला पत्थर बांध के ला रहा है और गली वाला पत्थर जो है उसकी कोई इज्जत नहीं कर रहा। और उसी पत्थर को तराश कर एक मूर्ति बना दी जाए तो सारी दुनिया उसे क्या करती है, पूछती है। तो ये गुण की बात है कि आप किस गुण में जाना चाहते हो। जिस गुण में आप जाओगे दुनिया उसी तरीके से आपको क्या करेगी, मानेगी। ये ध्यान रखना। तो ये गुणों की बात है, पत्थर तो वही है, ठीक है ना, लेकिन गुण बदल गए उनके हैं जैसे जैसे उन स्थितियों में उन्होंने आना शुरू किया। कि इस पत्थर को वो लोग अपने जीवन को क्या कर रहे हैं, रक्षक मान रहे हैं अपना, और वो मूर्ति से जो मूर्ति जिस पत्थर से बनी उसको अपना भगवान मान रहे हैं, और जो पत्थर कोई काम ही नहीं आ रहा उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको इनमें से कौन सा पत्थर है बनना है। तो यही रीजन है जिसके कारण इसको पत्थर के बांध से इसकी तुलना की गई है। तो ये दो फैक्ट भी याद रख लेना कि गणेश्वर से ही हमें पत्थर के क्या प्राप्त होते हैं, बांध प्राप्त होते हैं, और गणेश्वर से ही हमें क्या होते हैं, जो मकान मिलते हैं वो मकान किसके बने हुए होते हैं, पत्थर के बने हुए होते हैं। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब इसके फैक्ट की तरफ आ जाते हैं अपने, ठीक है ना, फैक्ट की तरफ आते हैं। तो देखो यहाँ पर आता है हमारे पास कि गणेश्वर सभ्यता के बारे में तो आपको पता लग गया, कहाँ है, कैसे है, किस नदी के किनारे पर है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें बांध के प्रमाण प्राप्त हुए। एकमात्र सभ्यता है, ध्यान रखिएगा, जहां से हमें बांध के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। ध्यान रखना, वो भी कौन से बांध के, पत्थर के बांध के, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है इसके खोजकर्ता की। तो साथियों देखो, खोजकर्ता की बात करें तो देखिए इन्होंने 1972 के अंदर, ठीक है ना, कब, 1972 में, ठीक है, 1972 के अंदर एक व्यक्ति जिनका नाम क्या था, आरसी अग्रवाल। आरसी अग्रवाल का फुल नेम जानते हो ना, ये देखो ये नीचे लिखा हुआ क्या है, रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल ने इस सभ्यता का यूं मान लीजिए खोज भी की थी और उत्खनन भी किया था। लेकिन फिर जब रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन करना शुरू किया था ना, तो उसके 5 साल बाद रतन चंद्र अग्रवाल के साथ ही हमारे वो राजस्थान के व्यक्ति जुड़ गए थे जिनका नाम क्या था भैया, विजय कुमार। और इन्हीं विजय कुमार ने फिर इस सभ्यता के तांबे के उपकरणों को देखकर, उसका तांबा इतना पुराना था उसको देखकर फिर इस सभ्यता को नाम दिया क्या, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, जो आज वर्तमान में बहुत ज्यादा प्रचलन में है। तो याद रखना, डॉक्टर रतन चंद्र अग्रवाल के जो सहयोगी थे वो कौन थे, डॉक्टर विजय कुमार थे। और उन्होंने 1970 में इन्हें ज्वाइन किया था, और उससे पहले 1972 के अंदर इन्होंने जो है इस क्षेत्र का क्या किया था, उत्खनन किया था। ठीक है, क्लियर होगी बात भाई। फिर बात आती है इस सभ्यता स्थल के बारे में। तो ये सभ्यता स्थल लगभग जो है ना वो क्या है, 2800 ईसा पूर्व के आसपास के अवशेष अपने अंदर रखता है, 2800 ईसा पूर्व के साथ। इसीलिए आपको यहां से दिमाग चलाना पड़ेगा। एक चीज देखो, कालीबंगा या सिंधु सभ्यता कितना पुरानी थी, 2350 ईसा पूर्व। लेकिन आप जानते हो कि इस समय तक तो मानव कौन सी धातु का इस्तेमाल कर रहा था, कांस्य। तो एक बात बताओ, कांस्य के बाद तांबा आया या कांस्य से पहले तांबा आया? पहले आया। तो 2800 पहले आएगा कि 2350 पहले आएगा? 2800। इसीलिए देखो आप यूं मान के चलिए कि ये जो कांस्य युगीन सभ्यता के बाद ये वाली सभ्यता कौन सी है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। ये देखो इनके बीच में यूं माना जाता है कि 450 साल के आसपास, इस 450 सालों में मानव ने तांबे से किसका प्रयोग करना शुरू कर दिया, कांस्य का। यही चीज समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। इसीलिए जो गणेश्वर है ना, वो गणेश्वर आहड़ से
ठीक है ना, भी पुरानी है। गणेश्वर मैं मानूं तो सिंधु से भी क्या है, पुरानी है। लेकिन दिक्कत यह है कि सिंधु बहुत बड़ी सभ्यता थी, बहुत विकसित सभ्यता थी, इसलिए सिंधु या कालीबंगा को बड़े लेवल पर पढ़ाया जाता है, जबकि गणेश्वर को क्या किया जाता है, इतना बड़ा लेवल पर पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन अगर कालक्रम के बेस पर बात करें तो पुरानी कौन सी मानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये रीजन है जिसके कारण चीजों को अगर आप तुलनात्मक रूप से पढ़ो तो थोड़ा समझ में आ जाए। तो 2800 ईसा पूर्व तक के इसके क्या प्राप्त होते हैं भैया, अवशेष हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। फिर बात आ गई, देखो ये वाला फैक्ट मैं आपको बता चुका हूं, मकान किसके बने हैं, पत्थरों के। और फिर ये वाला फैक्ट भी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बता चुका हूं कि यहाँ के जो पत्थर के यहाँ से हमें क्या प्राप्त होते हैं, बांध के क्या प्राप्त होते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बोतल देना पानी की। बांध के क्या होते हैं, साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे फैक्ट बात करते हैं अपने। ये तो आपके चीजें समझ में आ गई, हाँ भाई क्लियर हो गया, यहां तक समझ आ गया। चलिए ठीक है, आगे बात करें, है ना। देखिए अब हम गणेश्वर से प्राप्त उपकरणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि गणेश्वर से हमें कौन कौन सी चीजें क्या हुई हैं, प्राप्त हुई हैं। तो एक बात तो आप समझ जाओ, गणेश्वर से हमें क्या चीजें प्राप्त होंगी भैया, ताम्रयुगीन चीजें ही प्राप्त होंगी। कौन सी चीजें प्राप्त होंगी, ताम्रयुगीन, मतलब तांबे की सभ्यता वाली ही चीजें प्राप्त होंगी हमें। तो देखो तांबे का एक तो हमें क्या प्राप्त होता है, बाण। बाण में भी याद रखना कि तांबे का जो ये बाण मिला है, इस बाण का केवल आगे का हिस्सा मिला है, इसीलिए इसे क्या बोल दिया जाता है, बाणाग्र। आगे के हिस्से को क्या बोलते हैं, अग्र, पीछे के हिस्सों को क्या बोलते हैं, पश्च, ठीक है ना। तो बाण के आगे का हिस्सा मिला, इसलिए बाण और अग्र जुड़ गया, वो क्या बन गया, बाणाग्र। तो अगर बोल देगा बाणाग्र मिला तो समझ लो बाण भी मिला है और बाण का कौन सा हिस्सा मिला है, आगे का हिस्सा मिला है। फिर बात कर रहे हैं मछली पकड़ने का कांटा। इसको इंग्लिश में बोले तो हार्पुन बोल सकते हैं, पिन बोल सकते हैं, दोहरी पिन बोल सकते हैं, इसको अलग अलग कई तरीकों के नाम दिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मछली पकड़ने का कांटा ही ज्यादातर पेपरों में क्या किया गया है, पूछा गया है। फिर एक सवाल यहां पर यह भी आता है कि मछली पकड़ने का कांटा है ना। अब एक चीज देखो, मछली पकड़ने का कांटा है तो अब एक सोच के देखो यार, यहां पर आप इतना सोचोगे और पढ़ोगे और छोड़ दोगे, लेकिन सोचना बनता है यहां पर, ठीक है ना। सोचना क्या बनता है, पानी पी ले भाई, ठीक है। सोचना क्या बनता है, तेरे को बोल रहा हूं श्रीकांत, पानी पी ले, नहीं तो पीछे से सहारा छोड़। पहले तो आप अपने 80-70 किलो के 60-65-70 किलो के वजन को आप उस कुर्सी पे यूं मार के घेर के छोड़ देते हो, फिर ऊपर से उसके बाद ऐसे निढाल हो जाते हो, फिर भी अब आते हैं बैठा बैठा के करा ऊँगो, तो ऊँगो गए और क्या करोगे यार, 80-90 किलो का या चलो 70 किलो का 60 किलो का वजन आपने पूरा दे दिया। भाई साहब एक्टिव हो गए, बैठो फिर देखो कैसे। तभी तो मैं कई बार बोल देता हूँ, या तो माँ की लोरी से नींद आती है आपको, या फिर विनोद सर की स्टोरी से नींद आती है आपको, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात आ रही है मछली पकड़ने की कांटे की। तो बस इतनी बात लिखी हुई मिल गई हमें, अब इतनी बात लिखी हुई मिल गई, लेकिन सोचा नहीं। देखो इसके पीछे के वर्डों को सोचो आप। मैंने कई बार आपको कहा, जब आपको अच्छा बुद्धि, ठीक है ना, शाली अगर व्यक्ति बनना है और आपको चीज़ों को सोचना समझना है, तो उसके लिए आपको बहुत चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। क्या, अब देखो जैसे मैं आइडिया लगा रहा हूँ, मछली पकड़ने का कांटा मिला, अब ऐसे इतना याद करके छोड़ देंगे, अरे भाई मछली क्यों पकड़ रहे हैं, अब पानी के अंदर गिल्ली हो रही है, बाहर सूखी करने के लिए तो निकाल नहीं रहे उसको, कि यार तू गिल्ली हो गया, तू यहाँ कर, डूब जाएगी, तू बाहर आ जा, ठीक है ना। ऐसे तो हो नहीं रहा, मछली पकड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे होंगे, वो खा रहे होंगे। इसीलिए देखो मैं एक फैक्ट अपनी मर्जी से ये बोल सकता हूं कि गणेश्वर वासी जो है वो क्या थे। अब ये फैक्ट कोई काट के दिखा दे, कोई कह दे कि नहीं थे, बोल के दिखा, नहीं थे तो फिर मछली पकड़ने के लिए क्या कर रहे थे, वो ऐसे सुखा रहे थे कि गिल्ली हो रही है तो इनने सूख जाए यार, ठीक है ना। ये और फिर चलो इस फैक्ट्स के साथ एक और भी जुड़ सकता है कि वो मांसाहारी थे, साथ में हो सकता है इस मछली का ही क्या कर रहे हो, वो निर्यात भी कर रहे हो। क्या बड़ी बात है भाई, मछली पकड़ रहे हैं और पकड़कर दूसरी जगह पर क्या कर रहे हैं, भेज भी रहे हैं। ये जो चीजें हैं ना, ये पीछे की चीजें हैं जो जिससे आप आइडिया लगा सकते हो। आप बताओ कालीबंगा में हमें बलि प्रथा के प्रमाण मिले ना, इसका मतलब ये बात कन्फर्म है कि कालीबंगा के लोग भी क्या हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आहड़ में नहीं मिले, तो आहड़ के लिए आप ये बात बोल नहीं सकते एक बार की भी आहड़ के लोग जो है वो क्या है, मांसाहारी हैं। मैं आपको बताऊं कालीबंगा के अंदर भी ये बात बताता हूं, चलो तीनों सभ्यताओं की एक चीज फैक्ट बताता हूं। कालीबंगा में मैंने आपको बताया था, कालीबंगा में हमें चावल के साक्ष्य नहीं मिले, बोला था कि नहीं बोला था। फिर आहड़ की बात करें तो आहड़ में हमें चावल के साक्ष्य मिले भाई साहब, क्या हुए, मिले। और ये ऐसे चावल के साक्ष्य मिले जो चावल का दाना पकाने के बाद बड़ा हो जाता था, ध्यान रखना, देहरादूनी चावल बोल सकते हैं उस टाइप का चावल मिला हमें, कहां से, आहड़ से। लेकिन गणेश्वर में हमें चावल के प्रमाण
नहीं मिल रहे। ये अलग अलग सभ्यताओं की अलग अलग विशेषताएं हैं जिनको हम अपने तरीके से अनुमान लगा सकते हैं। तो देखो, मछली पकड़ने के कांटे से एक बात अनुमान निकाल कर आ गया कि भाई बंदा क्या कर रहे होंगे, मछली पकड़ रहे होंगे, तो क्या होंगे, मांसाहारी होंगे। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि इंसान की सोच से इंसान का पता लगाया जा सकता है और उसके किए गए कार्यों से उसका पता लगाया जा सकता है। और वो किसी चीज का इस्तेमाल कर रहा है ना, उससे भी उसका क्या लगाया जाता है, पता लगाया जाता है कि भी वो हाँ ये चीजें इस्तेमाल कर रहा है वो, ठीक है ना। तो देखो, ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पता लगा। अब कुल्हाड़ी, यार कितनी बड़ी बात है, कुल्हाड़ी मिली है। अब कालीबंगा में तो नहीं मिली थी भैया कुल्हाड़ी हमें कहीं पर भी, इसीलिए हम ये लोग कह देते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। यहाँ कुल्हाड़ी मिल रही है, बर्छा मिल रहा है, तो थाने के लागे शांति प्रिय है, गाल देंगे सिर में, ठीक है नहीं है, क्या बड़ी बात है। हो सकता है कुल्हाड़ी पेड़ काटने के काम भी आती हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कुल्हाड़ी जानवरों से रक्षा करने के लिए भी काम भी आती हो, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन कुल्हाड़ी एक हथियार के रूप में भी तो इस्तेमाल होता है। तो चीजों को किसी भी तरीके से सोचकर आप उसका उत्तर निकालना, अगर कोई अजीब क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना। फिर फरसा मिला, छल्ले चूड़ियां मिली हमें, ठीक है ना, अंगूठियां और घुमावदार शीर्ष युक्त क्या मिली, पीने मिली। मैंने कह दिया इसमें इतना कुछ भी नहीं मिला है जो बहुत ज्यादा अपने आप में विशेष हो। केवल मेन इंपॉर्टेंट बात वही थी कि पत्थर के हमें क्या प्राप्त होते हैं। एक तो बांध प्राप्त होता है, पत्थर का क्या प्राप्त होता है, बांध प्राप्त होता है। दूसरा क्या मिलता है, हाँ, पत्थर के मकान। ध्यान रखिएगा, मेन चीज यही है दोनों। बाकी एक तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या पूछी गई है, मछली पकड़ने का कांटा, बस, ठीक है ना। क्योंकि ये बाकी चीजें कॉमन है, बाकी चीजें कॉमन है जिनको लेकर हम सीधा मतलब है ना बात करते हैं कि लगभग हर जगह मिल जाती है, ठीक है। तो ये गणेश्वर से हमें ये चीजें क्या हुई हैं, प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा गणेश्वर में हमें बात करेंगे तो देखो, गणेश्वर से 6 प्रकार के मृद भांड मिले हैं भैया। क्या मिले हैं, मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। और ये कितने प्रकार के मिले हैं, 6 प्रकार। लेकिन इन बर्तनों में एक चीज याद रखना, जो यहां से प्राप्त मिट्टी के बर्तन है उन्हें क्या कहा जाता है, कृपश वर्णी या कपीश वर्णी मृद पात्र कहा जाता है। इनको ध्यान रखना है। अब जो क्वेश्चन है ना वो क्या पूछा गया, ये पूछा गया है, क्या बताइए, कर्पश वर्णी मृद पात्र या कपीश वर्णी मृद पात्र हमें किस सभ्यता स्थल से प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं, गणेश्वर से। अब ये है क्या भाई कर्पश वर्णी, देखो पता है क्या होता है, कुछ बर्तनों के अंदर नारंगी रंग लिए हुए, ठीक है ना, और कबूतर का जैसे भूरा रंग है, वो भूरा रंग लिए हुए वो बर्तन होते हैं। उस तरह के जो बर्तन होते हैं उन्हीं बर्तनों को क्या कहा जाता है, कपीश वर्णी मृद पात्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा बात ये, ठीक है ना। और इसीलिए इन बर्तनों के साथ साथ इनके ऊपर काले और नीले रंग से क्या किया गया है, अलंकृत किया गया। इसीलिए गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त होने वाले बर्तनों को हम क्या कहते हैं, काले व नीले मृद भांडों की सभ्यता बोल देते हैं। काले व नीले मृद भांडों वाली या मृद पात्रों वाली सभ्यता। तो देखो, काले व लाल व काले मृद भांडों वाली सभ्यता कौन सी थी भी, आहड़। ऐसे ही काले व नीले मृद भांडों वाली सभ्यता कौन सी हो जाएगी भी, गणेश्वर। तो ये चीजें ये कॉमन है, ध्यान रखना, ये बात अलग है इसके अंदर दोनों में, काले व नीले मृद भांडों वाली सभ्यता, ठीक है ना। क्योंकि अलंकरण के रूप के अंदर क्या है, मर्द भांडों के ऊपर जो है वो काले और नीले रंग की क्या है, हमें अलंकृत धारियां प्राप्त होती है। इसलिए ये माना गया है कि ये हमें गणेश्वर से ये चीजें क्या हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। बस गणेश्वर में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है भैया, ठीक है ना। ये देखिए, और गणेश्वर केवल इतनी छोटी सी ही सभ्यता है आपकी जो आज क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है। और एक बार मैं क्या करता हूँ, गणेश्वर का रिवीजन करवा देता हूँ आपको, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं गणेश्वर में क्या है ना। तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। चलिए, गणेश्वर सभ्यता सबसे पहले राजस्थान के किस जिले के अंदर है भैया, ये सीकर जिले के अंदर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर 1 बात तो ये। दूसरी बात, ये किस नदी के किनारे पर है, ये कांतली नदी के किनारे पर है, ठीक है। तीसरी बात करें तो इसके कुछ उपनामों को लेकर चर्चा करते हैं। उपनामों को लेकर चर्चा करें तो भैया उपनामों के अंदर ध्यान रखिएगा, उपनामों को लेकर चर्चा करें तो उपनामों में थोड़ा ध्यान रखिएगा भाई कि पहला जो उपनाम आता है वो क्या आता है भाई, ठीक है ना, ताम्र संचयी सभ्यता। ताम्र संचयी सभ्यता क्यों कहा गया है भाई इसको, ताम्र संचयी सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर तांबे का सबसे क्या हुआ था, संचय हुआ था। इसीलिए ताम्र संचयी सभ्यताओं के रूप में इसे सभ्यता का क्या है, नाम लिया जाता है। क्लियर है बात। फिर उसके बाद बात करेंगे तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या है भैया, जननी है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्यों है, क्योंकि यहाँ से जो प्राप्त तांबा है, ये तांबा बाकी भारत के अंदर किसी भी सभ्यता से प्राप्त तांबे से क्या है, पुराना है। ध्यान रखिएगा, भारत में किसी भी सभ्यता से प्राप्त पुराना है,
ध्यान रखिएगा। इसीलिए बाकी सभी भारतीय, ठीक है ना, सभ्यताओं की क्या हो गई है, जननी हो गई है, ध्यान रखिएगा। और ये नाम देने वाले व्यक्ति जो है वो कौन है भैया, डॉक्टर जो राजस्थान की तरफ से पुरातात्विक, ठीक है ना, उत्खनन के अंदर क्या थे, मौजूद थे। और इस सभ्यता का उत्खनन कार्य जो है वो सबसे पहले किसने किया था, 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने। और रतन चंद्र अग्रवाल के 5 साल बाद रतन चंद्र अग्रवाल के साथ कौन व्यक्ति जो थे वो शामिल हो गए थे, विजय कुमार शामिल हो गए थे 1977 के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। और फिर इन्होंने बड़े पैमाने पर इस सभ्यता का क्या किया था, उत्खनन किया था। ये सभ्यता जो है वो कितने वर्ष पुरानी है, लगभग 2800 ईसा पूर्व तक की मानी जाती है। अपने अवशेष इसके अंदर हमें वहां से प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें इस सभ्यता से हमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें मिली। नंबर 1 तो हमें क्या मिले, पत्थर के बांध प्राप्त हुए, ठीक है ना। और दूसरी अगर इंपॉर्टेंट चीजें मिली तो वो क्या मिली, यहाँ जो मकान बने हुए थे वो मकान भी किसके बने हुए हैं भैया, ठीक है ना, पत्थर के मकान बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ये पत्थर के क्या है, मकान प्राप्त हुए। क्लियर है बात, ठीक है। फिर हमने इस सभ्यता के बारे में आगे पढ़ा कि इस सभ्यता की जो ये नदी है, जो नदी का नाम क्या था, कांतली। ये नित्य प्रवाही नदी हुआ करती थी। और नित्य प्रवाही नदी होने के कारण, ठीक है ना, इस कांतली नदी का उद्गम स्थल जो है वो क्या है, खंडेला की पहाड़ियां। और वहां से निकलती हुई ये क्या करती है, झुंझुनू जिले को 2 भागों में बांटती हुई चूरू के एक अंतिम गांव, जिस गांव का नाम क्या है, मंडरेला, इस मंडरेला नामक गांव के अंदर जाकर वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मतलब ये चूरू के अंदर नहीं है, केवल ये 2 जिलों के अंदर है। किसमें, सीकर और चूरू में। मेरे मतलब है ना ज्ञान के अनुसार, मेरी मतलब सभ्यता के अनुसार, बाकी मत करना कि इधर से इधर कहीं चली गई, ठीक है ना। आप मेरे वाले में याद रखो, समझ में आई बात। चलो फिर उसके बाद हम आगे बात करें तो हमने ये पढ़ा कि ये तो क्लियर हो गया। फिर हमने पढ़ा कि यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 ही चीजें यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। नंबर 1 सबसे पहले बात करें तो तांबे का बाण प्राप्त हुआ है, जिसके हमें केवल क्या हिस्सा मिला है, आगे का हिस्सा मिला है। और दूसरा हमें मछली पकड़ने का क्या हुआ है, कांटा प्राप्त हुआ है। इस कांटे के बारे में भी आपको बता दूं, एक कांटा छोटा भी मिला है और एक कांटा बड़ा भी मिला है, यहाँ रखना है। तो इस बड़े कांटे के आधार का यूं अनुमान लगाया जाता है कि शायद इस मतलब ना नदी के अंदर बड़े जानवर आ जाते होंगे, जैसे मगरमच्छ वगैरह और है, उनको पकड़ने के लिए भी इनके पास उपकरण थे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अनुमान उनका अलग अलग अपने तरीके से लग रहा है। यहाँ से हमें कुल्हाड़ी मिली, यहाँ से हमें फरसा मिला, यहाँ से हमें छल्ले मिले, ध्यान रखिएगा। साथ में क्या मिली, चूड़ियां भी मिली, ध्यान रखिएगा। साथ साथ अंगूठियां और घुमावदार शीर्षयुक्त पिने। जैसा कि मैंने बताया, घुमावदार शीर्षयुक्त पिने का मतलब हारपूनी बोल सकते हैं उनको भी, क्योंकि पता क्या होता है, मछली पकड़ने का कांटा भी उसी समान ही होता है। आप कभी चेक करना, उसमें क्या होता है, जैसे आप एक लोग लड़कियां और मतलब ना महिलाएं एक बक्सुआ बोलते हैं अपने उसको आप लोग, ठीक है ना, जिसको सेफ्टी पिन बोल देते हो आप, है ना। वो सेफ्टी पिन जो होती है, आप उस सेफ्टी पिन को चेक करना। अगर उस सेफ्टी पिन के एक साइड में तीखा सिरा होता है, लेकिन अगर दूसरी साइड के अंदर भी तीखा सिरा कर देना, तो वो एक प्रकार से जीव पकड़ने के क्या हो जाता है, उपकरण बन जाता है। उसके बीच में जो घुमावदार है, उधर वहां रस्सी बांध दो, एक साइड के अंदर आप आटा या कोई भी चीज लगा दो, उसे पानी में गिरो, वो जैसे ही कोई चीज मुंह में लेगी वो अंदर अपने आप क्या हो जाएगा, घूम जाएगा और उसकी हड्डियों में क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। तो नो डाउट कहीं ना कहीं वो चीजें वही हैं, बस बात इतनी है कि वो अनुमान किस बेस पर लगा रहे हैं ये हमें नहीं मालूम है। वो अपने तरीके से अनुमान लगाते हैं, तो उन चीजों का प्रयोग जो है वो इस तरीके से कर दिया गया। तो ये चीजें हमें कहां से मिली, गणेश्वर से। फिर हमने गणेश्वर के बारे में क्या पढ़ा कि यहाँ से हमें कितने प्रकार के मृद भांड मिले, 6 प्रकार के, ये ध्यान रखिएगा। और इन 6 प्रकार के मृद भांडों को आप, मिट्टी के बर्तनों को क्या कहते हो, कर्पशवर्णी मर्द पात्र। और ये कर्पशवर्णी मर्द पात्र जो हैं, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता याद रखना कि इनके अंदर कौन से कलर मिलते हैं, काले व नीले, ध्यान रखना। काले व नीले रंग के से इनको अलंकृत किया गया, इसीलिए काले व नीले रंगों वाली मृद भांडों वाली सभ्यता भी किसे कहा गया है, गणेश्वर सभ्यता को कहा गया है। क्लियर है भाई यहाँ तक। अब हमारी लास्ट एक सभ्यता रह गई है, जिसका नाम क्या है, बेराट सभ्यता। लेकिन ये बेराट सभ्यता हम हमारी आज की क्लास में नहीं करेंगे, ये करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। धन्यवाद।